हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का। चैप्टर नंबर 7 में हम बहुत अच्छे से देखेंगे तापमान के बारे में, मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में। ये तीनों टॉपिक हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने चैप्टर 6 तक के थ्योरी और एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट की लिंक पड़ी हुई है ज्योग्राफी की। आप उस प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक कर इससे पहले जो मैंने थ्योरी और चैप्टर के 6 चैप्टर कराए हैं वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। और ये आप लिस्ट देख रहे हैं चैप्टर्स की लिस्ट, और इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में 20 तक के चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी मैं। और इंडियन ज्योग्राफी में मैं आगे के जो 21 से 45 तक के कंप्लीट कराऊंगी। और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी। तो जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8287789818। ये मेरा है व्हाट्सएप नंबर और इस पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है इसके जो प्राइस रहेंगे, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेंगे तो 100 रुपीज की रहेगी, और इंडियन ज्योग्राफी की लेंगे तो आपकी 100 रुपीज की रहेगी। यानी कि 45 की 45 चैप्टर की थ्योरी और एमसीक्यू की जो पीडीएफ रहेगी वो रहेगी आपकी 200 रुपए की। ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से तापमान। टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। तापमान होता है, सरल भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तापमान के बारे में, तो तापमान होता है गर्मियों में हमें गर्मी लग रही है, सर्दियों में हमें ठंड लग रही है। ठीक है। तो गर्मियों में कैसा है, टेम्परेचर ज्यादा है। अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो लगभग 40 से 41 टेम्परेचर चल रहा है ना। वहीं अगर आप सर्दियों में देखेंगे तो टेम्परेचर कितना होता है, 2 3 4। तो टेम्परेचर का मतलब है ताप मौजूद ऊष्मा की तीव्रता के माप को हम तापमान कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये टेक्निकल आपकी वो हो गई परिभाषा कि वायु में मौजूद ऊष्मा की तीव्रता के माप को हम क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। यानी कि वायु को जब हम अच्छे से मापेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है। पृथ्वी पर तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य ताप है। ठीक है। सूर्य ताप क्या है, जो भी प्रकाश सूर्य से आ रहा है, जो भी प्रकाश सूर्य से आ रहा है उसको बोलते हैं सूर्य ताप। ठीक है। एनसीईआरटी में आतपन भी लिखा है, ध्यान रखना। इंग्लिश में दोनों का मतलब यही है, जबकि हिंदी में सूर्य ताप या आतपन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें किसी स्थान की गर्मी या ठंडक की माप जिसे सामान्यतः हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में व्यक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सूर्य ताप। अब हम सूर्य ताप के बारे में देख रहे हैं कि सूर्य ताप क्या है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी के का धरातल रोकता है, सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान भी ध्रुवों की ओर कम होता है। ये सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी की भूमध्य जो रेखा है बिल्कुल 0 डिग्री जो अक्षांश है, ठीक है, जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत है, एक ही बात है सबका मतलब। ठीक है। ये जो है बीच वाली रेड वाली लाइन, इस पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है। यानी कि इधर क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, जबकि इधर क्या होता है, इधर ठंड रहती है, आपको पता ही है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पहुंच ही नहीं पाती हैं। यानी कि सूर्य का जो तापमान, सूर्य का जो ताप है, सूर्य ताप जो है या आतपन जो है, ठीक है, एक ही बात है, सूर्य ताप या आतपन जो है वो कहाँ ज्यादा फोकस उसका कहाँ होता है, इन तीनों लाइनों पर, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका गर्म क्षेत्र, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा, यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ती है। जबकि हम ध्रुवों पर जाएंगे तो वहां यहाँ की अपेक्षा ठंडक रहेगी, ठंडा रहेगा। ठीक है। अभी आगे हम जोन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। कटिबंधों के बारे में भी विस्तार से हम जानेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इस चित्र के द्वारा मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि देखो, जो सूर्य से ताप आ रहा है, ठीक है, जो सूर्य का ताप पृथ्वी पर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सूर्य ताप बोलेंगे। ठीक है। कल मैंने एक चित्र आपको बताया था, मैं डालना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। देखो, ये वाला चित्र मैं डालना भूल गई थी कल मतलब इससे पहले वाला जो 6 चैप्टर था उसमें। ठीक है। उसमें मैंने ऊष्मा का संतुलन बताया था। ऊष्मा के संतुलन में मैंने आपको यही बताया था कि सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सूर्य ताप या आतपन। ठीक है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी सी आ रही है, पूरी पृथ्वी को कवर करते हुए आ रही है, तो कुछ कुछ जो किरणें होती हैं वो बादलों से टकराकर या वायुमंडल से टकराकर वापस चली जाती हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। कुछ जो किरणें होती हैं वो वायुमंडल में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है,
जो आर्द्रता है, जो जलवाष्प है, थोड़ा बहुत वो सोख लेती है। ठीक है, जैसे सूर्य से किरणें आ रही हैं, ये बहुत सारी, कुछ आई, कुछ बादलों से और वायुमंडल से टकराकर वापस चली गई। ठीक है, कुछ को क्या किया, वायुमंडल में जो पानी है वो सोख लेता है। ठीक है, अब तीसरा रह गया, मान लो 100% आ रही थी। ठीक है, मान लो कुछ परसेंट इन्होंने, बादलों ने ले ली, बादलों से वापस चली गई, है ना, और मान लो 30-35 के लगभग, 30 के लगभग वापस चली गई तुरंत। ठीक है, 30 के लगभग वापस चली गई, है ना। अब मान लो 25 के लगभग क्या हुआ, एटमोस्फेयर में जो जल वाष्प है उसने सोख लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक है, अब बच गई कितनी, मान लो 51 बच गई। ठीक है, 51 बच गई, तो 51 जो इकाई है वो कौन सी किरणें कहलाएंगी, वो कहलाएंगी पार्थिविक किरणें। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, पार्थिविक किरणें कहलाएंगी। अब पार्थिविक किरणें यानी कि पृथ्वी को इतना ऊष्मा सूर्य से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लगभग 51 मान लो इसको, जब 51 इसको प्राप्त हुआ है, अब इसमें से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पर पहले से तैयार रहती हैं। ठीक है, पहले से क्या रहती हैं, तैयार रहती हैं कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा हम उसे रोक लेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने भी रोक लिया कुछ किरणें। अब बची हुई लगभग 34, जो 34 के लगभग ये रोक लेती हैं। ठीक है, मतलब 34-35 के लगभग जो ऊष्मा है ये कौन रोक लेता है, ग्रीन हाउस गैसें रोक लेती हैं। बाकी की जो ऊष्मा है वो वापस चली जाती है। ठीक है, जो वापस जा रही है वो हो रहा है पार्थिविक विकिरण। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ पर बाकी की जो वापस जा रही है उनको क्या बोलेंगे, पार्थिविक विकिरण। इस पूरी प्रक्रिया की वजह से ही हमारी जो पृथ्वी है उसका जो तापमान है वो कितना बना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी का औसत तापमान इतना बना रहता है, इसलिए हमारी पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। तो आपको क्लियर हो गया, सूर्य ताप या आत्मन नीचे आ रहा है। ठीक है, जब वो नीचे आ रहा है उसका कुछ हिस्सा एल्बिडो के रूप में ऊपर चला जाता है, कुछ हिस्सा वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो सोख लेती है, कुछ हिस्सा क्या होता है, नीचे धरातल पर आता है। ठीक है, जब नीचे धरातल पर आ रहा है तो ग्रीन हाउस गैसें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बिल्कुल तैयार रहती हैं, इनका रोज का ही काम है ये। और ये एक क्या बना देती हैं, एक हाउस टाइप का बनाते हैं, यानी कि वो जो सूर्य का ताप है उसे पृथ्वी पर रोकने की कोशिश करती है। जब पृथ्वी पर रोकने की कोशिश करी है तो कुछ ताप तो पृथ्वी पर रह जाता है ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव की वजह से, और बाकी का जो ताप है वो पार्थिविक विकिरण के द्वारा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया रोज होती है, डेली। तो आपको समझ में आया वायुमंडल में सूर्य की कितनी अहम भूमिका है, या फिर हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर का संतुलन बनाने में सूर्य की कितनी अहम भूमिका है। ठीक है, या फिर वायुमंडल की कितनी अहम भूमिका है, क्योंकि दोनों ही एक काम कर रहे हैं, किसके लिए, हमारे लिए, ताकि हम यहाँ जीवित रह सके। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, मेंटेन हो सके। ठीक है, हम इसमें ही और नेक्स्ट देख रहे थे। देखो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना। अरे हाँ, इस पर थे, तो ये पूरा चित्र वही है, आपको समझ में आ गया। इसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि सूर्य ताप आया। ठीक है, वो पृथ्वी पर आया, कुछ सतह क्या है, एटमोस्फेयर ने घेर ली। ठीक है, कुछ को रोकने के लिए क्या कौन कोशिश कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसें रोकने की कोशिश कर रही है, और बाकी पार्थिविक किरणों के रूप में ऊपर चली गई, जो बच गई वो ऊपर चली गई। ठीक है, ये इस चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। तो आपको समझ में आया कि टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है वो किसकी वजह से रहता है, वो इन क्रियाओं की वजह से रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी अपनी ओर रोक लेती है उसको आत्मन कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी और ग्रीन हाउस गैस के कारण ही रुकती है, वो मैंने आपको बता दिया। सूर्य की वह भी ऊष्मा जो पृथ्वी की सतह या वायुमंडल से टकराकर सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्बिडो। महत्व क्या होता है इसका सूर्य ताप का, आत्मन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो पूरी पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो विकिरण का नियम का है, आत्मन या सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप की जो मात्रा है वो रहती है सबसे ज्यादा अधिक, जबकि ध्रुवों की तरफ जो सूर्य ताप की जो मात्रा है वो रहती है न्यूनतम या सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या मतलब है, ये अब देखो मैंने आपका अक्षांश का वितरण तो मैंने आपको समझा दिया कि सूर्य का जो ताप है, ठीक है, सूर्य का जो ताप है वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रभावी होता है, भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, और सबसे कम प्रभावी कहाँ होता है, यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है सूर्य इस तरह से, पृथ्वी इस तरह से घूम रही है लगातार, और सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी के बीचों बीच पड़ रही है, ध्रुवों पर सीधी किरणें नहीं पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर कम रहता है, बीच का टेम्परेचर ज्यादा रहता है।
ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, अब देखो हमने अक्षांशों की बात कर ली, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आगे की बात। तो ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें तो सामान्यतः जैसे जैसे हम क्षोभमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम क्षोभमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। आप सबको पता है कि जो नीचे के इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो होता है ज्यादा। जैसे हमारे यहाँ अब मान लो 41-40 टेम्परेचर चल रहा है जून के महीने में, ठीक है, सॉरी अब तो ये जुलाई चल रहा है, जुलाई के महीने में मान लो 40-41 टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी 15 से 20 डिग्री चल रहा होगा। ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहाड़, मनाली के पहाड़, हिमाचल के जो पहाड़ है सॉरी जबकि जो हिमाचल के जो पहाड़ है, जो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ है, उनका जो टेम्परेचर है अभी भी वो माइनस में है कई जगह पर। ठीक है, जैसे रोहतांग दर्रा है, वहां पर माइनस में चल रहा होगा, अभी भी वहां बर्फ मिलेगी। मनाली में आपको 12 महीने बर्फ मिलेगी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में आपको 12 महीने बर्फ मिलेगी, कहीं ना किसी पहाड़ी पे बर्फ रहती है। तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हाइट का अंतर है। जो आपका हिमाचल है वो उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसके भी पहाड़ बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, और लद्दाख के तो सबसे ऊंचे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कैटेगरी वाइज ये जो है बटा हुआ है उत्तर भारत। तो आपको समझ में आया कि क्षोभ मंडल में क्या होता है। देखो हर एक जो परत है उसका अलग अलग टेम्परेचर होता है, मैंने कल आपको बताया, मतलब पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन यहाँ हम केवल क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का ज्यादातर, मनुष्य जीवन पर ज्यादातर जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्षोभ मंडल का ही पड़ रहा है, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, ये क्षोभ मंडल है। हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्षोभ मंडल में रह रहे हैं। ठीक है, समुद्र तट से 13 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वो होती है क्षोभ मंडल की, यानी कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, क्षोभ मंडल में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्षोभ मंडल के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जो जानकारी ली तापमान से रिलेटेड, तो हम ये फिक्स माने कि ये 2-3 कंडीशन है जो हमारे तापमान को डिसाइड करती हैं। ठीक है, कि सूर्य का ताप आएगा, ग्रीन हाउस गैसें उसको रोकेंगी, भूमध्य रेखा पर ज्यादा रोक लेती हैं, ध्रुवों पर कम रोकती हैं, या फिर रोक ही नहीं पाती हैं क्योंकि वहां पूरी तरह से बर्फ से ढके हैं। और जो बर्फ है उसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करने की ताकत होती है, यानी कि जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं तुरंत वो वापस अंतरिक्ष में ही चली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, देखो उन सब चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे टेम्परेचर को डिसाइड करती हैं, यानी कि किस जगह का तापमान कैसा होगा इसका अंदाजा हमें कैसे लगेगा। जैसे अब हम दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, आप जहाँ भी बैठे हो पूरे देश में, ठीक है, या विदेश में, तो हम जहाँ बैठे हैं अगर हम दूसरी जगह के तापमान के बारे में सोचें कि वहाँ क्या तापमान होगा, ठीक है, तो उसका हमें पता कैसे चलेगा, इन सारे पॉइंटों को जब हम समझ पाएंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें ऊंचाई। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ऊंचाई का क्या हिसाब होता है। ऊंचाई का हिसाब होता है पहाड़ों पर तापमान मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है। पहाड़ों पर क्या होता है, कम होता है। पहाड़ों पर हमेशा ठंडक होती है, मैदानी इलाकों में इतनी ठंडक केवल जनवरी और दिसंबर में होती है। ठीक है, जबकि पहाड़ी इलाके ज्यादातर वहाँ ठंडक ही रहती है, गर्मी वहाँ कम पड़ती है। ठीक है, भले ही कोई स्थान उष्ण कटिबंधीय हो, यदि वह अधिक ऊंचाई पर है जैसे पहाड़, तो सामान्य तापमान ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के कारण वहां ठंडक होगी। जैसे दिल्ली और शिमला की एक ही अक्षांश पर स्थिति होने के बावजूद भी शिमला ठंडा है। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ऊंचाई का हिसाब होता है, यानी कि अगर वो ये जो टेम्परेट जोन है, ये जो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अगर यहाँ पर कम हाइट वाले जगह है, प्लेन मैदान है, तो वहां का टेम्परेचर होगा ज्यादा, और जो पहाड़ होंगे उनका टेम्परेचर होगा कम। क्यों होगा? क्योंकि क्षोभ मंडल में क्या नियम है, क्षोभ मंडल में नियम है कि 1000 की दूरी चढ़ने पर, सॉरी 165 की दूरी चढ़ने पर, वही हिसाब है, बस इसमें हजारों में दे रखा है। ठीक है, प्रति किलोमीटर दे रखा है, और उसमें 165 दे रखा था। कल मैंने आपको बताया था ना, 165 पर 1 डिग्री कम हो जाता है ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि दिल्ली और शिमला अगर एक ही अक्षांश पर स्थित हो हैं, मान लो कि दिल्ली और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित होते, तो शिमला का टेम्परेचर जब भी कमी होता, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के बराबर होता। क्यों? क्योंकि शिमला जो है वो ऊंचाई पर है, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। तो आपको समझ में आया, पहाड़ी इलाके पर
ठंडक क्यों होती है पहाड़ी इलाके पर? ठंडक इसलिए होती है क्योंकि क्षोभ मंडल में ये नियम है, जैसे ही 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे, वैसे ही 1 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है समुद्र से दूरी। ठीक है, समुद्र से दूरी यानी कि जो इलाके समुद्र के पास है। ठीक है, अब जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम केवल भारत की ही बात करेंगे क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आप जहाँ के नागरिक हो आप वहाँ के हिसाब से देख सकते हैं, उस देश के हिसाब से। अब देखो हम है यहाँ पर, पीले कलर का है हमारा भारत। ठीक है, इसमें पीला है, वैसे तो हरा ही दिखाई देता है अंतरिक्ष से। ये हमारा पीले कलर का है भारत। ठीक है, अब देखो इसके इधर इधर क्या है, समुद्र। तो समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, वहां पर 40, 45, 50, 52, 53 तक टेम्परेचर नहीं जाता है। ठीक है, वहां लगभग मौसम इक्वल से ही रहता है, मतलब लगभग मौसम, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहां कितनी हो जाएगी, 30, 35, बस इससे ज्यादा नहीं होती है वहां गर्मी। ठीक है, ठंडों में भी वहां बहुत ज्यादा ठंडक नहीं पड़ती है। अगर वहां ठंडक पड़ेगी कितनी, 15, 20, बस इतनी, मतलब टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है सर्दियों के और गर्मियों के में। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों चमत्कार हो रहा है भाई, समुद्र के किनारे जो शहर हैं उनको तो फायदा है। हाँ भाई, उनको फायदा है ना, उनके यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, आराम से वो रह रहे हैं। तो ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है कि सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो क्या कर रहा है, अब मान लो एटमॉस्फेयर में जितना भी पानी होगा उतने हिसाब से वो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित करेगा। ज्यादा है तो ज्यादा अवशोषित कर लेगा, एटमॉस्फेयर में कम है तो कम अवशोषित करेगा। अब जैसे हमारे यहाँ तो हिसाब से होती है आर्द्रता, यानी कि जलवाष्प कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, बारिश के मौसम में ज्यादा होता है और नॉर्मली जो होते हैं गर्मी या सर्दी उनमें कम होता है। लेकिन मुंबई में हमेशा, यानी कि जो समुद्र के किनारे लगे हुए हैं जितने भी प्रदेश हैं हमारे, उनमें हमेशा आर्द्रता ज्यादा ही होती है क्योंकि रोज समुद्र गर्म हो रहा है सूर्य के प्रकाश से, रोज गर्म हो रहा है, रोज भाप बनकर जलवाष्प के रूप में ऊपर उठ रही है। तो एटमॉस्फेयर में वहां क्या होता है, जल ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो सूर्य से किरणें आ रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर लेता है और गर्मी को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? तो समुद्र से जो इलाके समुद्र से दूर रहेंगे उनके टेम्परेचर में और जो समुद्र के पास रहेंगे उसमें अंतर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में तापमान सम या मॉडरेट रहता है। ठीक है, यानी मॉडरेट का मतलब है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, जबकि आंतरिक भागों जैसे दिल्ली में तापमान अधिक होता है। ठीक है, केवल दिल्ली की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भी बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो प्लेन इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके नहीं है, वहां पे भी बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, जो हमारे दिल्ली के इलाके हैं, जो यूपी के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके नहीं है, ठीक है, उन सब में क्या होता है, खूब गर्मी पड़ती है। बिहार में खूब गर्मी पड़ती है, झारखंड में खूब गर्मी पड़ती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खूब गर्मी पड़ती है, भयानक गर्मी पड़ती है। तो जो इलाके समुद्र से दूर है उनमें क्या है, बढ़िया गर्मी पड़ती है, मस्त, और सर्दियां भी वहां पर ज्यादा ही पड़ती है। नेक्स्ट है जलधाराएं। अब देखो जहां पर जलधाराएं जैसी चलेंगी, ठीक है, जैसी भी जलधाराएं चलेंगी जिस स्थान पर, वो वहां के टेम्परेचर को प्रभावित करेंगी। अब देखो जलधाराओं से क्या मतलब है, देखो जलधारा का मतलब तो आप समझ गए। जलधारा का मतलब है कि समुद्र का जो पानी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, समुद्र का पानी हर समय हिलता रहता है। समुद्र का जो पानी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह की धाराएं चल रही हैं, वो गर्म है या ठंडी है। तो गर्म कहाँ होंगी भाई, सूर्य के बिल्कुल सामने जो क्षेत्र आ रहे होंगे, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो जलधाराएं चलेंगी वो कैसी चलेंगी, गर्म। भाई गर्म पानी तो रहेगा, यहाँ सूर्य के प्रकाश से गर्म हो रहा है डेली, तो यहाँ कौन सी जलधाराएं चलेंगी, गर्म। ठीक है, गर्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खौलता हुआ पानी। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है पानी में, तो ये मत सोचना कि खौल रहा होगा यहाँ का पानी। तो यहाँ की जो जलधाराएं वो कैसी चलेंगी, गर्म। जबकि जो ध्रुव है वो हमारे बर्फ से जमे हुए हैं, तो यहाँ से जो जलधाराएं चलेंगी वो कैसी चलेंगी, ठंडी, है ना। जो ध्रुवों से इधर की तरफ आएंगी वो कैसी चलेंगी, ठंडी। और इधर इधर से भी जो ऊपर की तरफ आएंगी वो भी चलेंगी ठंडी। और भूमध्य रेखा से चाहे ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए वो कैसी रहेंगी, गर्म। अब जिस क्षेत्र में जैसी जलधाराएं चलेंगी उस क्षेत्र का टेम्परेचर वैसे ही होगा। ठीक है, अगर जलधाराएं गर्म चल रही हैं तो गर्म होगा, ठंडी चल रही है तो ठंडी होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी जलधाराएं हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पर एक जलधारा चलती है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ से उसकी जो दिशा है वो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, आगे वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और इधर की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, वो गर्म जलधारा है। जबकि एक ध्रुव से यहाँ से आ रही है,
यहाँ से कहाँ से, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में से आ रही है, वो है लैम्बिडोल। ठीक है, वो लैम्बिडोल है, वो इधर से आ रही है, तो वो कैसी है, ठंडी। एक जलधारा इधर से आती है, उसको क्या बोलते हैं, कनेरी जलधारा। ठीक है, तो यानी कि जो ऊपर से आ रही है वो ठंडी जलधारा है, नीचे से जो जा रही है वो गर्म जलधारा है। अब जो जलधारा जहां चलेगी वो उसके टेम्परेचर को प्रभावित करेगी, तापमान को प्रभावित करेगी। जो गल्फ स्ट्रीम के आसपास का जो इलाके हैं वो कैसे रहते हैं, गर्म, जबकि जो वो वाली जलधाराएं उनके इलाके कैसे रहते हैं, ठंडे, जो ध्रुवों से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, जलधाराएं भी प्रभावित करती हैं। और प्रभावित क्या करती हैं, जलधाराएं भी ठंडी और गर्म किसके हिसाब से चलेंगी, अक्षांशों के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं कि हम कि गर्म जलधाराएं तट का तापमान बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं उसे कम कर देती हैं। तो जहां जिस देश से होकर जिस तरह की जलधारा जाएंगी उस देश का टेम्परेचर प्रभावित होगा, कम या ज्यादा होगा जलधाराओं के हिसाब से। अक्षांश मैंने बता ही दिया, निम्न अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक होता है। अधिक का मतलब है कि गर्मी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो सूर्यताप की मात्रा कम हो जाती है और टेम्परेचर भी कैसा होता जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि अक्षांश के हिसाब से तापमान को किस तरह से हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं तापमान का वितरण अक्षांश के अनुसार। अक्षांश के अनुसार हमने तापमान को बांटा है। हीट जोन, देखो पृथ्वी के ताप कटिबंध का निर्धारण सूर्य की किरणों के आत्पन कोण और सूर्य ताप की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो पृथ्वी के जो कटिबंध हैं उनको हमने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटा है, हम सीधे ही आ जाते हैं अपने चित्रों पर। ठीक है, हमारा चित्र बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, वर्ष में एक बार। कौन सा कलर लूं भाई, सारे कलर तो इसमें आ ही रहे हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। चलो, वर्ष में कभी ना कभी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर 2 बार पड़ती हैं, आपको पता ही है कौन सा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो इस तरह से कभी ना कभी किसी ना किसी अक्षांश पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ रही होती हैं पूरी साल में, कभी ना कभी। ठीक है, ये हो गई आपकी कर्क रेखा। नीचे भी ऐसे आपकी मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण, तो वहां पर भी कभी ना कभी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ रही होती है। तो जहां सीधी पड़ रही हैं सूर्य की किरणें, उस एरिया का जो तापमान है वो पूरी साल ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए हमारे दक्षिण भारत का में ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी ही रहती है हमेशा। क्यों रहती है, ठंड क्यों नहीं पड़ती है भाई, कुछ इलाके ऐसे भी तो हैं जो समुद्र से बहुत दूर है, उनमें तो ठंड पड़नी चाहिए, क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा जो भारत स्थित है वो कहाँ है, देखो अभी मैं बताती हूँ। अब की बार मैं व्हाइट कलर लूंगी, व्हाइट कलर का इस्तेमाल लेंगे ना इसमें। देखो हमारा जो भारत स्थित है वो है लगभग यहाँ, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा से आधा भारत कहाँ लटक रहा है, नीचे की तरफ। अब सूर्य की किरणें, इसका मतलब इस पर कभी ना कभी सीधी पड़ रही है। ठीक है, कभी ना कभी क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधी पड़ रही है जहां पर आपका भारत है। ठीक है, तो क्या होगा, आधे भारत में, ठीक है, कर्क रेखा से नीचे वाले भारत में क्या रहेगा, गर्मी रहेगी, और ऊपर वाले भारत में ठंडक रहेगी क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर है। तो आपको समझ गया मैं आ गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण कौन सी रेखा है, मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है उसको हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, भूलेंगे नहीं कोई भी, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और देखो इस चित्र के माध्यम से ऐसा ही बताया गया है कि जब ये जो है कर्क और मकर रेखा के जो बीच का स्थान है, यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही हैं, बिल्कुल सीधी ऐसे। ठीक है, जबकि 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर की बात करें, यानी कि इस क्षेत्र की बात करें, ठीक है, इस क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, तिरछी। ठीक है, और यहाँ पर भी कैसी पड़ रही हैं, यहाँ पर भी पड़ रही हैं तिरछी। ठीक है, यहाँ पर भी तिरछी पड़ रही है ना। तो ये बताने की कोशिश करी गई है। देखो इन दोनों एरो को मैं ऐसे भी बना सकती थी, मैंने ऐसे भी उसको बोला था कि भाई ऐसे सीधा बना दे तू, ठीक है, लेकिन बेचारा एआई तो एआई है, एआई में इंसानों के मुकाबले दिमाग कम होता है, उससे कहोगे कुछ करेगा कुछ। ठीक है, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया। मैं सच में एआई से काम कराती हूँ तो मुझे पता है एआई में मनुष्य के मुकाबले दिमाग काफी ज्यादा कम है। ठीक है, इसलिए आप जो चाहते हो वो काम, वैसा ही काम, डिक्टो वैसा काम एआई कभी नहीं करके देता है। तो एआई ने भाई ऐसे डंडे बना दिए। जब आपके पास ये पीडीएफ आएगी तो आप समझ जाना कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, उष्ण यानी कि गर्म। अब देखो हम देख रहे हैं नेक्स्ट जोन जो है वो है शीतोष्ण जोन।
ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देखो हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध की। पीला कलर लें, रेड कलर नहीं, चलो डार्क ग्रीन लेते हैं, लाइट ग्रीन। अब देखो ये एक रेखा है, ये है 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, ये है 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ठीक है। दूसरी जो रेखा है वो है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाली रेखा, आर्कटिक आर्कटिक व्रत भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। ये भी कितनी है, 66.5 डिग्री है। दोनों कितनी है, 66.5 डिग्री है। अब सूर्य की किरणें यहाँ पर कैसी पड़ती हैं, तिरछी। ठीक है, कैसी पड़ रही हैं, तिरछी। यानी कि यहाँ पर गर्म था, यहाँ पर जो मौसम है वो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, ठीक ठाक रहेगा, यानी कि ठंडा सा रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी के मारे हाई गर्मी मर गए, ऐसा वाला नहीं रहेगा। जो हमारे यहाँ लगभग अप्रैल या मार्च अप्रैल में का जो मौसम होता है ना, वैसा सुहाना वाला मौसम रहेगा यहाँ पर। और सर्दियों में थोड़ी ठंड ज्यादा होगी हमारे यहाँ के मुकाबले। ठीक है, तो ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री से ऊपर है, दक्षिण और उत्तर में, दोनों में। ठीक है, आपको समझ में आया। तो ये जोन कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी, यानी कि उत्तर भी और दक्षिण भी। यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। अब देखो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, गर्मी रहेगी 12 महीने। ठीक है, यहाँ जून में भी गर्मी, जून में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहती है। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ रहती है मार्च में और सितंबर में, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें मार्च में 21 मार्च को 23 सितंबर को पड़ती है ना, तो सबसे ज्यादा गर्मी इन डेटों में, यानी कि मार्च में और सितंबर में यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ पूरी साल क्या है, गर्म रहता है, ठंडा कभी नहीं होता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वहां कभी भी ठंड नहीं पड़ती है, जबकि शीतोष्ण में कैसी पड़ती है, यहाँ ठंड भी पड़ती है। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अब देखो मैंने कितने जोन आपको बता दिए, मैंने कितने ताप कटिबंध बता दिए। एक तो उष्ण कटिबंध बता दिया, ठीक है, 2 आपको शीतोष्ण कटिबंध बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहाँ है, देखो शीत कटिबंध है आपका 66.5 डिग्री उत्तर से, ठीक है, 66.5 डिग्री जो आर्कटिक व्रत है उससे, और 0 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक। कौन सा, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक। ये कैसा है, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का क्या मतलब हुआ, शीत माने होता है ठंड। ठीक है, पहले स्थानीय भाषा में बोलते थे कि बहुत ठंड पड़ रही है, यानी कि बहुत ज्यादा शीत सड़क रहा है। शीत सड़क रहा है मतलब ठंड पड़ रही है। ठीक है, हमारी अम्मा वगैरह जो थी वो इस शब्द का प्रयोग करती थी। तो ये कैसा है, शीत कटिबंध। ठीक है, यानी कि ये जो इलाके हैं ये पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। उसी तरह से दक्षिण में भी है, ये भी क्या है, 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक। यहाँ क्या पड़ता है, शीत कटिबंध, यानी कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ऊपर में क्या है, ऊपर में है आपका आर्कटिक महासागर, नीचे में क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इस चित्र को बनाने में आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग मेरे ढाई से 3 घंटे खराब हुए हैं। ठीक है, कभी मैं यहाँ का करेक्शन करूँ फिर वो 15 मिनट लगाए, कभी मैं ये सब गलत लिख दिए थे इसने, इन सब का करेक्शन करूँ तो फिर ये बहुत बहुत देर लगा रहा था। मुझे ये पूरा ही चित्र बनाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग गए। ठीक है, बहुत टाइम लगता है चित्र बनाने में, इसलिए ज्यादातर जो टीचर होते हैं वो चित्र नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक तो टाइम बहुत लगता है, ऊपर से जो चित्र बनाने वाली जो भी ऐप वगैरह होती हैं उनका पेमेंट भी करना होता है, फ्री में नहीं बना के देता कोई भी। ठीक है, पहला है इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दी है चीजें। अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको पता ही है, यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में कर्क रेखा से लेकर दक्षिण में मकर रेखा के बीच। ठीक है, विशेषता क्या है, यहाँ सूर्य साल में कम से कम एक बार दोपहर में सर के ऊपर होता है। चूंकि सूर्य की किरणें यहाँ बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिकतम उष्मा होती है, और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विस्तार कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक व्रत तक। ठीक है, 66.5 डिग्री जो आर्कटिक व्रत है उस क्षेत्र तक। ठीक है, विशेषता क्या है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान कैसा रहता है, मध्यम, ना बहुत ज्यादा अधिक गर्मी और ना बहुत ज्यादा अधिक ठंड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तीसरे में दिया है यहाँ पर दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध क्या है, विस्तार कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से, ठीक है, और आर्कटिक व्रत अंटार्कटिक व्रत 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। विशेषता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की तरह यहाँ भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ भी मौसम
मध्यम और सुहावना रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में का विस्तार कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में का आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री के बीच में है। विशेषता क्या है? यहाँ सूर्य कभी भी 36 से ऊपर नहीं होता है, यानी कि जस्ट ऊपर नहीं होता है। किरणें इतनी अधिक तिरछी होती हैं कि वे बहुत कम गर्मी दे पाती हैं। इस क्षेत्र में साल भर बर्फ से ढका रहता है और अत्यंत ठंडा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पांचवा जो लेयर है वो है दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, दक्षिण शीत कटिबंध का जो विस्तार है वो है दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के बीच है। विशेषता है यहाँ की स्थिति भी उत्तरी ध्रुव के जैसी ही होती है, यानी कि यहाँ भी पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और यहाँ भी सूर्य की ऊष्मा जो है वो न्यूनतम पहुंचती है। अब देखो टेम्परेचर की ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण भूगोलिक वायुमंडलीय तथ्य। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो तापमान से रिलेटेड है और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं पानी पी लूं, बस एक सेकंड के लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो तापमान से रिलेटेड है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला है इसमें सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर का क्या मतलब है? सामान्य ताप ह्रास दर का मतलब है कि जैसे ही हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो कितना तापमान घट जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 165 डिग्री ना लिखकर इन्होंने सीधा दे रखा है 1000 मीटर। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करके देखोगे तो वही बैठेगा। 1000 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में औसत 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज करी जाती है। ठीक है, एक ही बात है, अगर 165 मीटर पर 1 डिग्री घटे ये भी सही है, या फिर 1000 मीटर पर कितना घटे? 6.5 यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक दैनिक तापांतर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब है कि गर्मी में या सर्दी में जो मौसम है दिन का और रात का दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, कैसे अंतर है? जैसे दिन में अगर 50 डिग्री है तो रात को बिल्कुल रात में वो 0 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ये जो अंतर है, अब ये अंतर आपको कहाँ देखने को मिलता है? हमारे यहाँ का तो टेम्परेचर नहीं होता कि दिन में इतनी और रात में बहुत कम। ये जो टेम्परेचर देखने को मिलता है ये आपको मिलता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है? वहां जलवाष्प है ही नहीं वातावरण में। वहां वातावरण में जो आर्द्रता है, मॉइस्चर है, या फिर जो जलवाष्प है वो कैसी है? ना के बराबर है। तो जब वहां जलवाष्प भी ना के बराबर है, फिर वहां क्या है? पेड़ पौधे भी ज्यादा नहीं होते हैं रेगिस्तान में, तो ज्यादा क्या होते ही नहीं है। तो वहां पर जो वायुमंडल है वो कैसा होता है? बहुत हल्का होता है। ठीक है, बहुत हल्का होता है। वहां सारी की सारी गैसें कैसी होती हैं? मतलब कम ही होती है ना। तो वहां ग्रीन हाउस गैस प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि वहां है ही नहीं इस तरह की चीजें। तो जो सूर्य से किरणें आती हैं वो दिन में रेत को अच्छे से गर्म करती हैं। रेगिस्तान में रेती होता है, टेम्परेचर वहां पहुंच जाता है 50 डिग्री तक। ठीक है, जबकि रात में वहां का जो टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है? वो 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो तापांतर का मतलब है कि दिन के टेम्परेचर में रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर होना। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है, जैसे दिन में मान लो 40 डिग्री है। ठीक है, अभी फिलहाल मान लो दिन में 40 डिग्री है, तो रात को कितना होगा? ज्यादा ज्यादा 4 कम हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां क्या हो रहा है? 50 से कम 0 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो तापांतर माने दिन दिन बहुत गर्म है, रात बहुत ठंडी है, रात बहुत ठंडी है, दिन बहुत गर्म है। कहाँ होता है? मेनली दैनिक जो तापांतर है वो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। यह सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि वहां रेत दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और रात में उतनी तेजी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ जो वायुमंडल है वो बहुत हल्का होता है। ठीक है, वहाँ ग्रीन हाउस गैस भी कम प्रभावी होता है यहाँ के मुकाबले। ठीक है, वहाँ सारी चीजों की जो बैलेंस है वो हिला हुआ है, यानी कि बैलेंस वहाँ है नहीं वायुमंडल का, जो बैलेंस होना चाहिए सामान्य जीवन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा दैनिक तापांतर हो गया। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर का मतलब है कि वर्ष के सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को हम
वार्षिक तापांतर कहते हैं। यह महाद्वीप क्षेत्र समुद्र से दूरी स्थित आंतरिक भागों में सबसे अधिक होता है और समुद्र के तल पर समकारी या प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। जैसे अगर हम गर्मियों की और हम सर्दियों की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सर्दी और गर्मी में कितना ज्यादा अंतर है। देखो कितना ज्यादा अंतर है गर्मी के, सर्दी और गर्मी में। ये बोल रहे हैं कि समुद्र से जो स्थान जितनी ज्यादा दूर होगा वहां पर वार्षिक जो तापमान है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा, गर्मी के महीनों में, सर्दी के महीनों में। जैसे हमारी दिल्ली है, दिल्ली में गर्मियों में तापमान आजकल 50 तक आ जाता है या 50 से भी ज्यादा हो जाता है तापमान। ठीक है, कई दिन ऐसा दिन आया जहां 52 डिग्री भी दर्ज किया गया दिल्ली के अंदर। ठीक है, 52 डिग्री तक पहुंच गया दिल्ली के अंदर। अब ये तो है गर्मी का टेम्परेचर। अगर हम सर्दी का देखें तो आराम से पहुंच जाता है 5-6 डिग्री, 6 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, लगभग 6 डिग्री पहुंच जाता है, और भी कम हो जाता है, लेकिन आप 6 डिग्री मान लीजिए, 2-3 तक भी यहाँ पर पहुंच जाता है। अब देखो कहाँ 50 और कहाँ इतना कम, सर्दियों में इतना कम और गर्मियों में इतना ज्यादा। ठीक है, ये दिल्ली का हाल बता रही हूँ, ये दिल्ली का हाल रहता है। तो वर्ष में बहुत ज्यादा अंतर है। वहीं आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में कितना होगा, गर्मियों में हद से हद कितना हो जाएगा, 30-35 तक। ठीक है, 35 तो लास्ट ही है, इससे ज्यादा नहीं होता है, वो कम ही रहता है। ठीक है, मुंबई में लगभग 30 के आसपास रहेगा गर्मियों में। ठीक है, जबकि वहां सर्दियों में कितना रहेगा, सर्दियों में 15 के आसपास रहेगा टेम्परेचर। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। उन्हें ना तो स्वेटर की जरूरत होती है, ठीक है, और ना ऐसा है कि उन्हें पूरे दिन एसी ही चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है वहाँ। ठीक है, ना तो उन्हें पूरे दिन एसी चलाना पड़ेगा, जैसे हम ऐसे मरे जा रहे हैं, ऐसे उनकी हालत नहीं होती है गर्मियों में। और सर्दियों में उन्हें स्वेटर नहीं पहनना होता, इसलिए बॉलीवुड में जो भी फिल्म बन रही है, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां पर स्वेटर नहीं पहनती है हीरोइने। क्यों नहीं पहनती, ऐसा नहीं है कि वो फैशन में मरी जा रही है, नहीं, और जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना टेम्परेचर कम होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर का मतलब होता है एक ही वर्ष में दो अलग अलग महीने हैं, एक दिसंबर और एक जुलाई। जुलाई का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जबकि दिसंबर का कम है। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान मापने का यंत्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तापमान मापने का यंत्र क्या है। तापमान को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को हम थर्मामीटर कहते हैं। इसमें आमतौर पर पारे या अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए विशेष 6 थर्मामीटर का उपयोग होता है। देखो जितने भी प्रकार के यंत्र होते हैं, वायु नापने के, वायु दाब नापने के, ठीक है, वायु का वेग नापने के, जितने भी आपके मीटर वगैरह होते हैं, मशीनें होती हैं, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, दिखाऊंगी चित्र, और चित्र द्वारा समझाऊंगी कि कैसे आप माप सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट है समान तापमान रेखाएं। समान तापमान रेखाएं कौन सी होती हैं, समान, समान माने एक जैसा तापमान, यानी कि एक जैसा तापमान जहां रहेगा वो वैसी वाली रेखाएं। ठीक है, पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम चित्र देखेंगे। ठीक है, चित्र भी मैंने तैयार करा है। मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं मुख्य रूप से अक्षांशों के समांतर चलती हैं। ठीक है, अक्षांशों के समांतर चलती हैं, लेकिन जल और थल के वितरण के कारण इनमें झुकाव आता है। ठीक है, कहीं जल है तो ये सीधी रहेंगी, थल है तो फिर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर पहाड़ी इलाके हैं तो टेम्परेचर कम रहेगा। अब देखिए, हम इसको देखते हैं चित्र द्वारा। कहाँ गया भाई, चलो इसके बाद वाला बनाया है, हाँ ये रहा। अब देखो इस चित्र में क्या बताने की कोशिश की गई है, ये है समान तापमान रेखाएं। ठीक है, अब देखो ये एक रेखा है, ब्लैक कलर लेते हैं, रेड तो ये है ही, हाँ जी, ये एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तर्क रेखा होगी, भूमध्य रेखा ये वाली होगी, हाँ, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये ऐसे क्यों है भाई, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है, ये सीधी होनी चाहिए ना, सूर्य की किरणें तो सीधी पड़ रही हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है कि अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री है, यहाँ पर भी टेम्परेचर 20 डिग्री है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी हल्की हो गई है, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है। ठीक है, वन वगैरह की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पर हम आए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां ये लाइन्स जा रही हैं वहां वहां का टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री है। ठीक है, 20 डिग्री है ना ये। अब नेक्स्ट है 20 डिग्री, देखो यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 20 डिग्री। ठीक है, ये समान रेखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है, ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध।
ठीक है, ना बहुत ज्यादा गर्मी और ना बहुत ज्यादा सर्दी। यानी कि ये जो एक रेखा है इसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी 10 डिग्री, यहाँ भी 10 डिग्री। ठीक है, फिर नीचे की तरफ 10 डिग्री, फिर यहाँ 10 डिग्री, फिर यहाँ 10 डिग्री, फिर आप सोच रहे होगे कि सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, तो फिर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों खींच रही है? टेढ़ी मेढ़ी इसलिए खींच रही है लाइन कि देखो एक ही अक्षांश पर अगर पर्वत है, पहाड़ है, तो उनका उनकी जो टॉप की जो ऊंचाई है, ठीक है, जो बिल्कुल सबसे ऊंचा सिरा है, उसका टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, जबकि जो घाटियां होती हैं, या फिर मैदान होते हैं, उनका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ही खींची गई है कि जैसे 10 डिग्री का बोल रहा है, यहाँ पर जैसे ऊंचे पहाड़ होंगे, ठीक है, तो उसका तापमान 10 डिग्री से कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से एक रेखा खींची गई थी, जबकि ये कैसी है, ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि 20 डिग्री वाली रेखा है ना। तो यहाँ से निकाली गई है ये आपके राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान वगैरह से यहाँ से निकाली गई है। ठीक है, तो ये ऊंची नीची इसलिए है कि कहीं कहीं जो टेम्परेचर है वो अप डाउन करेगा, किसकी वजह से, ऊंचाई की वजह से, कभी कभी जलधाराओं की वजह से, ठीक है, अन्य चीजों की वजह से, है ना। अब जैसे ये जो है टेम्परेचर जो है 20 डिग्री जो यहाँ पर मैंने बताया, ये ऊपर की तरफ क्यों उठ गई, क्योंकि यहाँ से गर्म जलधाराएं जाती हैं, ठीक है, इस तरह से उनका रहता है, तो यहाँ पूरा की पूरा एरिया को गर्म करके रहती है। ठीक है, उसी तरह से जैसे यहाँ से कोई जलधारा चल रही है, ठीक है, तो वो इस तरह से चलती है, तो यहाँ तक क्या रहती है, वो गर्म रहती है। तो जलधाराएं भी, जलधाराओं की वजह से भी टेम्परेचर में अंतर होगा, पहली बात। दूसरी बात, हाइट की वजह से भी रहेगा। ठीक है, जहां हाइट ज्यादा होगी वहां का टेम्परेचर कम होगा, और जहां हाइट कम होगी, सॉरी, जहां हाइट ज्यादा होगी वहां का टेम्परेचर कम होगा, जहां हाइट कम रहेगी वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उल्टा होता है, आपको पता ही है, ये मैंने आपको पीछे बताया ना तापांतर की विशेषताओं में। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो लाइन गुजर रही है ये क्या है, समान तापांतर रेखाएं हैं। यानी कि इस क्षेत्र में 0 डिग्री मिलेगा, इस क्षेत्र में -10 डिग्री मिलेगा, और ऊपर -20 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं समान तापांतर रेखा क्या होती है, या सॉरी, समान ताप रेखा क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, दूसरा हम देख रहे थे पृथ्वी की परावर्तन क्षमता। देखो एल्बिडो के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कुछ किरणें जो सूर्य से आती हैं वो वायुमंडल से टकराकर या बादलों से टकराकर सीधे ही अंतरिक्ष में पहुंच जाती हैं, उनको बोलते हैं अल्बिडो। और अल्बिडो का जो इकाई होता है, लगभग 30 इकाई ऐसी होती है कि मान लो 100% आ रही है तो 30% तुरंत ही वापस चली जाती है वायुमंडल या हमारे जो बादल होते हैं उनसे टकराकर। ठीक है, ये पहले मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है पृथ्वी को ऊष्मा मिलने की विधि। ये मैंने आपको बता दिया कि ध्रुवों पर सबसे कम ऊष्मा मिलती है और 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा मिलती है। यहाँ पर भी यही लिखा है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा वितरण विधि द्वारा पहुंचती है, इसे सूर्य ताप भी कहते हैं। चूंकि अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है, इसलिए ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट है इसमें तापमान का व्युत्क्रम। तापमान का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि तापमान का व्युत्क्रम का मतलब है कि अब जैसे जो नियम मैंने आपको पीछे पढ़ाए, ठीक है, कौन से नियम मैंने पीछे पढ़ाए आपको, एक मिनट। हाँ, ये जो मैं नियम आपको पढ़ा रही हूँ, ये वाले जो नियम मैंने पढ़ाए कि सामान्य तापमान ह्रास दर ऊंचाई के हिसाब से क्या होगा, तापमान घटेगा, एक नियम ये पढ़ाया। एक नियम मैंने ये पढ़ाया कि दैनिक तापांतर में अंतर होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, ये जो अक्षांश है बीच वाली पट्टी जो है ये उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर हमेशा सर्दी गर्मी रहेगी। ठीक है, ये सारी जो चीजें बताई, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं तापमान से रिलेटेड, ये सारी परिस्थितियों के हिसाब से भी टेम्परेचर उल्टा दिखाता है। उल्टे का मतलब है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है। मैंने बताया जैसे कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान घटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ठंडे होने की बजाय ये तो गर्म हो जाता है और ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, जबकि ये गर्म होना चाहिए क्योंकि ये कम हाइट पर है। तो ऐसा कब होता है, क्यों होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। कोहरा तापमान व्युत्क्रमण के कारण बनता है, हालांकि यह एक प्रमुख कारण है, लेकिन कोहरे के लिए हवा में पर्याप्त आर्द्रता का होना भी अनिवार्य है, जिसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड चित्र, तापमान के व्युत्क्रमण का चित्र। देखो तापमान के
तापमान का सामान्य नियम क्या है? तापमान का सामान्य नियम ये है कि जैसे यहाँ पर कितना है, अगर स्थल भाग पर 20 डिग्री है तो थोड़ा सा ऊंचाई पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान घट रहा है। जैसे यहाँ पर कितना था 25, तो यहाँ पर कितना हो गया, पहाड़ी पे जा रहे हैं ना, मान लो ये ऐसे एक पहाड़ है, ठीक है। ये इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अगर यहाँ 25 है तो पहाड़ी पर यहाँ पर कितना होगा, 20 डिग्री होगा। फिर पहाड़ी पर हम यहाँ पे चढ़ेंगे तो 15 डिग्री होगा। फिर पहाड़ी पर हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो 10 डिग्री होगा, और यहाँ पर 0 डिग्री होगा। इसलिए आपने देखा होगा जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उनकी पहाड़ की चोटियों पर बर्फ जमी होती है, ठीक है। सामान्य नियम क्या है, ये है कि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान कम होता है, ठीक है। व्युत्क्रम का क्या मतलब हो गया कि व्युत्क्रम माने उल्टा, ठीक है। उल्टे में क्या हो गया कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना है तापमान, 10 डिग्री, ठीक है। और ऊपर बढ़े तो तापमान बढ़ गया 15 डिग्री, और ऊपर बढ़े तो तापमान बढ़ गया 20 डिग्री, और ऊपर बढ़े तो 25 डिग्री। यानी कि पहाड़ी की चोटी पे 25 डिग्री है तापमान, जबकि पहाड़ी के तल में कितना है, 10 डिग्री है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि पहाड़ी तो गर्म है स्थल भाग ठंडा है। तो देखो ये ऐसे होता है कि पहाड़ों पर क्या होता है, एक मिनट, हाँ ब्लैक कलर ले लेती हूँ। देखो पहाड़ों पर क्या होता है, इस तरह से रेखाएं हो, चलो साफ ही ले लेते हैं। ये तो आपने समझ लिया ना, वहीं देखेंगे अपना, इधर ही कहीं जगह देखते हैं। हाँ भाई ये बन गई बढ़िया वाली जगह, और यहाँ पढ़ेंगे अब। देखिए जैसे ये है पहाड़, मैं तापमान का व्युत्क्रम समझा रही हूँ, ठीक है। ये है आपके पहाड़, बन गए पहाड़ बढ़िया वाले। अब देखो दिन में क्या होता है, दिन में सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें आई और इस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया पूरे क्षेत्र को, है ना। और यहाँ पर यहाँ का टेम्परेचर कम है क्योंकि बर्फ है यहाँ पर, और बर्फ क्योंकि बर्फ है तो बर्फ में एल्बिडो ज्यादा होता है। यानी कि बर्फ में क्या होता है, सूर्य की किरणें आती हैं और तुरंत वापस चली जाती हैं, रुक नहीं पाती हैं बर्फ पर, ठीक है। क्योंकि उसमें परावर्तन की शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है बर्फ में, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें आई तुरंत वहां पर क्या हुआ, वापस चली गई, है ना। तो दिन में क्या होता है, ये जो घाटी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है दिन में, ठीक है। पसीना लग गया इसको। हाँ दिन में क्या होता है, ये जो घाटी है ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। सूर्य की किरणें आ रही है, इसको गर्म कर रही है, ठीक है। अब आपको पता ही है जो गर्म होता है तो वो क्या होएगा, ऊपर उठेगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, निम्न वायुदाब क्या होता है, ऊपर उठता है। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, तो ये सारा की सारा क्या होगा, ये सारा के सारी ये जो सारा, ओ एक मिनट, क्या कर दिया मैंने। अब देखो ये मान लो ये चीज क्या थी, गर्म हो गई थी, ठीक है। अब ये गर्म हो गई तो अब भाप, ये जो गर्म हवा है ये हमेशा ऊपर को जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि गर्म है। तो ये ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब पहाड़ों पर क्या है, ठंडा है टेम्परेचर क्योंकि बर्फ जमी हुई है, ठंडा था ना। तो शाम को क्या हुआ, यहाँ से ठंडी हवा आई, ठीक है, यहाँ से ठंडी हवा आई, इसको यहाँ पे आके बैठ गई। क्योंकि वायु कैसे चलती है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वायु कैसे चलती है, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। यानी कि गर्म हवाएं हमेशा ठंडी हवाओं की तरफ चलती हैं, ठीक है, क्योंकि गर्म हवाओं को गर्मी लग रही होती है ना। गर्मी के मारे मारी जा रही होती है, जैसे मेरे को पसीने पसीने आ रहे हैं तो अब मैं क्या चाहूंगी, किसी कूलर या पंखा के आगे बैठ जाऊं। तो उन हवाओं जो गर्म हवाएं होती है उनके पास कूलर पंखा एसी नहीं होता है, वो क्या करती हैं, जहां भी उन्हें ठंडी हवा मिलती है तुरंत उनमें घुसने की कोशिश करती हैं। तो इसी तरह से यहाँ जो गर्म हवाएं वो क्या होगी, पहाड़ी के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कैसा जोन बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ठंडा, ठीक है। जितनी भी गर्म हवाएं ये कहाँ पहुंच गई, ऊपर। यहाँ पर कैसा जोन बन गया, ठंडा। और पहाड़ी कैसी हो गई, गर्म, ठीक है। अब जब सारी हवाएं इधर की इधर गर्म हो गई, गर्म हवाएं जब चोटी पर चली गई तो चोटी क्या हो जाएगी, गर्म। अब स्थान खाली होता जा रहा है, ये गर्म हवाएं ऊपर उठती जा रही है और स्थान खाली होता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। स्थान खाली हो गया। अब जब खाली खाली हो गया तो कौन सी हवाएं यहाँ पर भर गई, यहाँ पर भर गई ठंडी हवाएं, ठीक है। यहाँ पर हो गई ठंडी हवाएं, है ना। रात में जो घाटी होती है वहां पर कौन सी होती है, ठंडी हवाएं, जबकि पहाड़ों पर हो गई गर्मी, ठीक है। पहाड़ों पर क्या हो गई, गर्मी। अब सुबह को सूर्य आएगा, फिर यहाँ से फिर गर्म हवाएं फेंकेगा, ठीक है। फिर सुबह को सूर्य आएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, गर्म हवाएं फेंकेगा, इस तरह से फिर ये घाटी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। ये ठंडी है दिन के समय,
ये क्या है, गर्म है। रात में क्या होगा, रात में फिर वही वही चीज होगी। रात में क्या होगा, ये सारी की सारी ऊपर की तरफ चली जाएंगी। कहाँ बैठ जाएंगी, ये सारी की सारी बैठ जाएंगी इसकी चोटी की कोने पे। ठीक है, कहाँ बैठ जाएंगी, चोटी के कोने पर, यहाँ बैठ गई सारी की सारी। ठीक है, सारी की सारी यहाँ बैठ गई। और यहाँ कौन सी वायु आ गई, यहाँ आ गई ठंडी वायु। तो इसका मतलब यह है कि उल्टा क्रम, विक्रम माने उल्टा क्रम। जहां गर्म होना चाहिए वहां हो गया ठंडा, और जो बर्फ की जो चोटी है जहां होना चाहिए ठंडा वहां हो गया गर्म। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं तापमान का विक्रम। आ जाओ भाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण। ग्रीन हाउस जो गैस है वो क्या काम करती हैं, वो मैंने आपको समझा ही दिया था पिछले चैप्टर में। मैंने क्या बताया था, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे ही पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही है, जो सूर्य का ताप आ रहा है या सूर्य का आतपन हो रहा है, जैसे ही हो रहा है तो कुछ अल्बिडो के रूप में ऊपर चला जाता है, कुछ ये जो वायुमंडल है इसमें जो जल वाष्प है वो सोख लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, बाकी जो कुछ सूर्य ताप होता है वो जमीन की तरफ जाता है। जैसे ही वो जमीन पर जाता है तो ग्रीन हाउस गैसें तैयार रहती हैं और उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करती हैं। तो जितना वो रोक पाए रोक लेती हैं, और बाकी का क्या होता है, दोबारा से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के संबंध में ये यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जब वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी से वापस जाने वाली लंबी तरंगों को सोख लेती हैं तो इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। CO2 इसकी मुख्य उत्तरदायी गैस है, क्योंकि यह ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, अब देखो तापमान से रिलेटेड वन लाइन कुछ महत्वपूर्ण है। वन लाइन इसलिए है ताकि आप अच्छे से याद कर सको। चलो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ आपके लिए। पहला है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, आपन बोलते हैं। आपको पता है पृथ्वी को ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, सीधे सूर्य सूर्य किरणों से तापमान अधिक होता है। तिरछी सूर्य देखो सीधी कहाँ पर पड़ती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, और तिरछी कहाँ पड़ती है, शीत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, और बहुत ज्यादा तिरछी कहाँ पड़ती है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है क्योंकि सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, तो सॉरी सीधी पड़ रही है। ध्रुवों पर यह तापमान घटता रहता है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें ठीक से पहुंच ही नहीं पाती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। ह्रास का नियम क्या है, ताप के ह्रास का नियम क्या है कि 6.5 डिग्री घटेगा प्रति 1000 मीटर पर। ठीक है, कई जगह किताबों में ये लिखा है। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी में ये वाला लिखा है, लेकिन 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है, 11th क्लास की बुक में ये गणना दी हुई है, दोनों सही है। ये ज्यादा के लिए है, ये कम के लिए है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 165 मीटर लिया है और यहाँ पर इन्होंने 1000 मीटर लिया है, बात एक है। स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। समुद्री क्षेत्रों में तापमान सम रहता है, यानी कि समान रहता है। मरुस्थल में दैनिक तापमान अधिक होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया। रेत जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। जब गर्म होगा तो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि आप उसमें पापड़ भून सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वीडियो आती हैं जो सेना के जवान है जो थर रेगिस्तान में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो पापड़ भून के खा रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप सोचो उनकी क्या हालत हो रही होगी। ये तो एक मजाक की बात होगी कि इतनी गर्मी है कि पापड़ भून लिए उन्होंने, लेकिन आप सोचिए कि पापड़ भून रहे हैं तो उनकी स्किन कितनी बुरी तरह से जल रही होगी। ठीक है, कोई कितना भी गोरा इंसान हो, खाद में भेज दो वो काला ही हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से रात में क्या होता है, रात में वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। समुद्री क्षेत्र में तापमान समान रहता है। समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं। तापमान मापने का यंत्र होता है थर्मामीटर। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। एल्बिडो पृथ्वी की परावर्तित क्षमता को कहते हैं। एल्बिडो क्या है, जो जो किरणें सूर्य की पृथ्वी पर आ रही हैं, ठीक है, जैसे ही वो पृथ्वी पर आती हैं वो वायुमंडल या हमारा जो वायुमंडल है या फिर हमारे जो वो है बादल वगैरह उनसे टकराकर वापस चली जाती है। ठीक है, लगभग 30% जो सूर्य का प्रकाश है या सूर्य की जो ऊष्मा है वो तुरंत अंतरिक्ष में वापस पहुंच जाती है, जमीन तक आ ही नहीं पाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है, नेक्स्ट है बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, यानी कि
सूर्य की जो किरणें हैं जैसे ही बर्फ पर पड़ती हैं वो तुरंत परावर्तित हो जाती हैं, सफेद कलर है ना इसलिए, कलर की भी बात है उसमें, ठीक है। तो तुरंत क्या होती है, परावर्तित हो जाती हैं, इसलिए बर्फ जल्दी से धूप में पिघलती नहीं है। हालांकि पिघलती है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं पिघलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें परावर्तन की क्षमता ज्यादा होती है, वो गर्म कर ही नहीं पाती है। नेक्स्ट है दिन और रात के तापमान के अंतर को हम क्या बोलते हैं, दैनिक तापांतर बोलते हैं। इसका सही उदाहरण क्या है, रेगिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है गर्म महासागरीय धाराएं तापमान बढ़ाती हैं। जहां गर्म धाराएं चल रही होंगी, गर्म समुद्र का पानी गर्म होगा, वहां का तापमान कैसा होगा, गर्म होगा, ठीक है, तापमान अधिक होगा। जहां के महासागरों में जो जल है वो ठंडा होगा, ठीक है, ठंडी जल धाराएं चल रही होंगी, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में ऊष्मा वापस छोड़ती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विकिरण भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मौसम। मौसम क्या है, मौसम के बाद हम देखेंगे जलवायु क्या है। अब फिर हम इन तीनों का कंपेयर करेंगे कि तापमान क्या है, मौसम क्या है और जलवायु क्या है। और ये सब हम कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, और मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दिया करो। जब आप देखते हो तो देख के तुरंत निकल जाते हो, लाइक नहीं करते हो कभी भी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दिया करो। जो भी फ्रेंड आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे तो आप मुझे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। प्ले लिस्ट बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मेरे इसी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी प्ले लिस्ट फ्री है, आप देख सकते हो। एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हो एकदम फ्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।